गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। यानी जितने ज्यादा आयंस होंगे, यानी कि आयंस की जितने ज्यादा फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडक्टेंस अगर हम देखें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा केस है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विच डिसोशिएट कंप्लीटली in their aqueous solution or completely in their ions in aqueous solution or molten state। ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं dissociates to a large extent। ठीक है, और ये क्या है, do not dissociate completely into their ions, या हम बोल सकते हैं dissociate to a small extent। स्मॉल एक्सटेंट में क्या होती है, डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो एक बात कर रहे हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कोई भी, जैसे कि NaCl ले लिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, काफी सारे NaCl आयंस होंगे। ठीक है, Na और Cl आयंस होंगे, तो 100% का मतलब क्या होता है कि मान लो 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल Na है, तो डिसोशिएट होके क्या देगा, 1 मोल सोडियम आयन देगा और 1 मोल ही क्या देगा हमें, क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, यानी कि 6.022 हमें क्या मिलेंगे, सोडियम आयंस मिलेंगे और इतने ही हमें क्या मिलेंगे, क्लोराइड आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर काफी सारे क्या है, सोडियम और क्लोराइड आयंस है, क्योंकि डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब देखो जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, आयंस काफी पास पास है, आयंस पास पास है तो इनमें क्या है, इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या होएगा कि जो आयंस हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, आयंस अगर दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब आयंस की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। आयंस की मूवमेंट अगर बढ़ जाएगी तो हम बोल सकते हैं जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग के केस में जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ में क्या होती है, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। क्लियर है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, जो नंबर ऑफ आयंस है वो दूर दूर चले जाएंगे, जिस वजह से उनमें इंटरेक्शन कम होगा, अट्रैक्शन एक दूसरे पे कम होगा और आयंस आसानी से मूव कर सकेंगे, उनकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर हम करें, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी वीक एसिड ले लिया,
एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। जैसे कि हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल का मतलब 6.02 अगर इतने इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमें इतने ही मॉलिक्यूल मिले, हमें क्या मिलेगा, मान लो 10 की पावर 5 इतने क्या मिल गए, मान लो एसीटेट मिल गए, ठीक है। इतने हमें क्या मिल गए, यहाँ पे एचाइन मिल गए, कि कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जाते हैं, जैसे इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं, अगर वाटर सॉल्वेंट है और वाटर ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, डिसोशिएशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर डिसोशिएशन इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो वीक के केस में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ठीक है। बल्कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें या फिर कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, एक बार इसको नोट कर दो। आगे है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम बोल रहे हैं कापा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें यूनिट वॉल्यूम 1 ml में कितने नंबर ऑफ आयंस है उस पर डिपेंड करेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में 1 ml में नंबर ऑफ आयंस, जैसे पहले मान लो यहाँ पे 6 आयंस थे, तो आयंस अगर डाइल्यूशन की ओर जाएंगे तो मान लो कितने रह गए, 2 रह गए, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। ऐसे अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ये किसके इक्वल, कापा मल्टीप्लाई वॉल्यूम, कापा मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों के केस में क्या होगा, देखो अगर कापा की बात करें तो अभी हमने देखा है क्या होता है, डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के बाद में, लेकिन डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वॉल्यूम तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे केस में कापा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वो क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि ऑल ओवर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो इस वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ में क्या होती है, इंक्रीज। ऐसे ही जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो अभी हमने देखा स्टार्टिंग में जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए क्या होती है, इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ में इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो डोमिनेंट है ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पे, ठीक है। आगे हम इसके ग्राफ के थ्रू इसको थोड़ा देखते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी
कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डी बाई हकल ने ऑन्सेजर ने इक्वेशन दी थी, क्या? ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो mc है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एन कंसंट्रेशन, ठीक है। नोड m क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, C यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और A यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करता है? विच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उनकी इलेक्ट्रोलाइट की ये टाइप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। C यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर देखो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, मोलर कंडक्टिविटी एट एंड कंसंट्रेशन एंड दूसरा है कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो डी बाई के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? एक ये यहाँ पे क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एंड कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन, यहाँ से कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। तो यहाँ से देखो इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आ रहा है? ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, यानी कि a यहाँ पे क्या है? इंटरसेप्ट है, ठीक है, और ये सॉरी स्लोप है, और ये क्या है? इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो डी वाई के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ आ रहा है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ में, ठीक है। इंटरसेप्ट इसका क्या है यहाँ पे? ये वाला डेल्टा एम नो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो एक स्ट्रेट लाइन ना हो करके वो कैसा ग्राफ होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे दोनों अलग अलग केस लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में देखो, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जाएंगे, देखो यहाँ से तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, हम बोल सकते हैं यहाँ से हम डाइल्यूशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? जो आयंस है उनके बीच की डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आयन की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, और जो कंडक्टेंस है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसके केस में देखो कैसा इस टाइप का सा ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ना होके, ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की ओर जा रहे हैं इधर की ओर, वैसे वैसे क्या हो रहा है? जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूशन जो हो गया वो क्या हो गया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो इस वाली कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके केस में भी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कंडक्टिव डाइल्यूशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीपली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है जो कंडक्टिविटी है, ये इस वाली लाइन पे जाके नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेजर करना क्या होता है? मुश्किल होता है ग्राफ की हेल्प से। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए
आया था, कोलार्स आया था जिसने अपना लो दिया था, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा डीवाई हकल ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर देंगे कि स्ट्रॉन्ग के केस में भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वाले पॉइंट पे जाके मिल रही है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, इस वाली कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसके केस में लास्ट में जो ग्राफ है इस वाले पॉइंट पे जाके मीट यहाँ पे नहीं होता, इस वाले एक्सिस पे, इस वजह से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे आया था कोलार्स लॉ। क्लियर है, ये हो गया इसमें ग्राफ। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में। आगे है कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ मेनली किस लिए आया था, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोलार्स ने लॉ दिया था। कोलार्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि हमने ले लिया NaCl, अगर इसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नोड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ऐसे अगर मान लो ले लिया हमने Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, each multiplied by the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की एक फॉर्मूला यूनिट में कैटायंस एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे सल्फेट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, लैम्डा प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और ये क्या है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो कोलार्स का देखो क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। क्लियर है, तो कोलार्स का क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion each multiplied with the number of ions present in one formula unit of electrolyte।
ये है कोलार्स लॉ, ठीक है। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस में लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। याद रखना इसमें नंबर ऑफ आयन से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, आज हमने पढ़ लिया है कोलार्स लॉ। इसकी एप्लीकेशन पहले क्या होगी, इसकी हेल्प से हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और इसकी 2-3 एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल, और कल हो जाएगा कोलार्स लॉ कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।